नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज आप लोगों का इंतजार खत्म हुआ और अपनी स्कूल लेक्चरर जीके की जो क्लासेस है वो फिर से शुरू होगी। अपनी क्लासेस वैसे स्कूल लेक्चरर की 3-4 महीने पहले दी गई थी, लेकिन उसके बाद में सिलेबस भी चेंज हुआ और बहुत सारे परिवर्तन हुए सिलेबस के अंदर। तो पहले वाली काफी सारी क्लासेस अपनी काम नहीं आएगी, उनको प्ले लिस्ट से हटा भी दिया गया है। तो उसमें साथियों ऐसा है कि अब जो आपके राजस्थान जीके जो जोड़ा गया वो प्ले लिस्ट में जोड़ दिया गया है, तो आप वहां से राजस्थान जीके की मैं वापस नहीं करवाऊंगा क्योंकि सेकंड ग्रेड का सेम सिलेबस जोड़ा है। ठीक है, तो सेकंड ग्रेड की बिल्कुल व्यवस्थित थंबनेल पर नंबर लगे हुए हैं, क्रमबद्ध तरीके से बिल्कुल व्यवस्थित करवाई गई, जैसे कोचिंग में करवाते हैं उससे बेहतर तरीके से करवाई गई है। तो वहां से आप जाकर देख लेना। अब अपनी जो क्लासेस है साथियों, वो यहाँ पे आपके जो इतिहास वाला पार्ट है उसकी कंटिन्यू चलेगी। और आप लोगों को जैसा इंट्रोडक्शन में बता दिया गया था कुछ दिन पहले, तो सोम मंगल बुध को जो है आपके सेकंड ग्रेड की क्लासेस रहेगी और गुरु शुक्र शनि को स्कूल लेक्चरर की क्लासेस रहेगी। तो आपके जो हिस्ट्री वाला पार्ट है जिसमें जो क्लासेस बाकी है वो सारी की सारी मैं इस दरमियान करवाने वाला हूं और बेहतर तरीके से नोट्स मेकिंग पैटर्न पे और पूरा कंसेप्चुअल एनसीईआरटी पर आधारित क्लासेस करवाने वाला हूं। ठीक है, जो वन लाइनर आपको बताई गई है वो भी एनसीईआरटी का निचोड़ है और उस पर आधारित बेहतर से बेहतर साबित होगी, ऐसा मुझे लग रहा है, मेरी उम्मीद है और लगभग आपके शामिल भी होगी। ठीक है, तो आज का जो साथियों टॉपिक है अपना वो है 1857 की क्रांति, जो अपन बचपन से पढ़ते आए हैं और आज वापस इसको पढ़ेंगे। साथियों, जो स्टूडेंट आप में से ग्रेड 3 यानी कि रीट के बाद होने वाली तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए कल एप्लीकेशन अपने जीजीडी एप्लीकेशन पे मात्र 51 रुपए के अंदर आरबीएससी पर आधारित इतिहास कला संस्कृति की टेस्ट सीरीज जोड़ दी गई है। उसमें राजस्थान के सारे टॉपिक जुड़ेंगे और भूगोल और अर्थव्यवस्था की भी कुछ समय पहले दे दी गई थी, 8-10 दिन पहले, अब ये भी जोड़ दी है। इसकी विशेषता यह है कि 1 साल वैलिडिटी रहेगी, शुल्क मात्र 51 प्लस जीएसटी रखा गया है। और जब मैं आपके लिए पुस्तक लेखन से 1-1.5 महीने में फ्री हो जाऊंगा तो हर टेस्ट को और अपडेट करूंगा अपने स्तर पे, जो भी प्रश्न और जोड़ते हैं तो वो सारे। तो जो इच्छुक अभ्यर्थी है, अभ्यास करना चाहते हैं, वो वहां से अभ्यास कर सकते हैं, देख लेना उसमें कौन कौन से टॉपिक जुड़े हैं, कैसे है, क्या है। ठीक है, गौरव ज्ञान धारा नाम से ही एप्लीकेशन है, जीजीडी लिखते ही प्ले स्टोर पे मिल जाएगी। अब साथियों अपन शुरू करते हैं आज अपने 1857 की क्रांति। ठीक है, अब 1857 की क्रांति क्यों हुई, कैसे हुई, ये अपन बहुत समय से पढ़ते आ रहे हैं। अंग्रेजों का शासन लगभग प्लासी के युद्ध के बाद में 100 साल के करीब हो गए थे और ये अंग्रेजों का नाम लेते ही हमें सबको पता होता है कि अंग्रेज यानी कि उस समय शोषण बहुत करते थे। अब शोषण इतना करते थे कि उनको मूल से उखाड़ फेंकना भी बहुत जरूरी था। चारों तरफ से त्रस्त थी भारतीय जनता। लेकिन यदि कारण की बात की जाए तो बहुत सारे राजनीतिक, आर्थिक, सभी तरह के कारण थे, जिनमें से यदि कुछ पे अपन बात करें तो अंग्रेजों द्वारा जैसे भारतीय सैनिकों को कई सारे युद्धों के अंदर भारत से बाहर भेजा जाता था। तो उस समय भारत से बाहर भेजने का मतलब यही था कि समुद्री यात्रा, और समुद्री यात्रा को जो है कई ने जो है धार्मिक ग्रंथों में निषेध बताया गया ऐसे वगैरह। ठीक है, तो एक तो ये भावना उनकी विद्रोह सैनिकों के अंदर ये भावना थी पहले से। दूसरा यह है कि पक्षपातपूर्ण नीति होती थी, यानी कि अंग्रेज अधिकारी, अंग्रेज सैनिक और भारतीय सैनिक जो थे उनके अंदर वेतन विसंगतियां थी। भारतीयों को कम वेतन दिया जाता था, उनको ज्यादा दिया जाता था, ये भी बातें थी। इसके अलावा भी बहुत सारी, जैसे कि अंग्रेजों ने कई सारी कुरीतियां समाप्त करने का प्रयास किया भारत के अंदर, जैसे सती प्रथा वगैरह। तो वो भी भारतीयों द्वारा ये माना गया कि ये कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति के साथ में, हमारी परंपराओं के साथ में हस्तक्षेप कर रहे हैं, छेड़छाड़ कर रहे हैं। तो ये ऐसे बहुत सारे कारण थे, कई सारे आर्थिक, राजनीतिक, कई जो है गोद निषेध प्रथा द्वारा कई रियासतों को हड़पा गया, अवध को कुशासन का आरोप लगाकर हड़पा गया, तो बहुत सारे जो है हस्तक्षेप किए गए, ये सब। लेकिन इन सभी कारणों से, ये तो एक क्या है पृष्ठभूमि तैयार हुई थी, लेकिन इन सभी कारणों से क्रांति नहीं हुई। क्रांति जब प्रस्फुटित हुई उसका एक मुख्य कारण है एनफील्ड राइफल, यानी इसे कहते हैं तत्कालिक कारण। क्योंकि पहले ब्राउन ब्राउज बंदूकें चलती थी, साधारण बंदूकें थी वो चलती थी, इसकी जगह पे अब आई एनफील्ड राइफल। अब एनफील्ड राइफल का ऐसा था कि कारतूस जो था उसे दांत से काटना पड़ता था और उसके अंदर चिपचिपा पदार्थ निकलता था। वो चिपचिपा पदार्थ जो था साथियों, ऐसी अफवाह फैल गई कि वो गाय और सुअर की चर्बी से बना हुआ है कारतूस। अब ये अफवाह ऐसे फैली, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बता रहा हूं कि एनसीईआरटी में एक
किस्सा दे रखा है, मेरे मन की कोई भावना नहीं है, यह क्लियर करना बहुत जरूरी है। क्योंकि कई जने, जब ये विश्व स्तरीय प्लेटफॉर्म है तो कई जने ऐसे सोचते क्या पता सर ने कहा है। सर ने एनसीईआरटी के आधार पे कहा है, एनसीईआरटी में स्पष्ट लिखा हुआ है, वो ये है कि एक निम्न जाति के व्यक्ति द्वारा उच्च जाति के व्यक्ति यानी किसी ब्राह्मण वगैरह, ब्राह्मण सैनिक था, उससे पानी पिलाने की मांग की, तो उसे पानी पिलाने पर उसके द्वारा यह कहा गया कि मैं तुझे पानी नहीं पिला सकता, कि तुझे पानी पिलाने से मेरे ये जो है ये दूषित हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो उसने, ये जिसको निम्न जाति का बताया गया, उसने कहा कि तुम्हारा धर्म तो वैसे भी भ्रष्ट होने वाला है, क्योंकि अब जो राइफलें आएगी उसको मुंह से काटोगे और उसके अंदर से गाय और सूअर की चर्बी निकलेगी, तो कहां कहां अपना धर्म बचाओगे। तो वहां से ही ये अफवाह फैल गई, जंगल की आग की तरह फैल गई कि उसके अंदर तो गाय और सूअर की चर्बी है। तो गाय की चर्बी हिंदुओं के लिए वर्जित और सूअर की मुसलमानों के लिए। तो उस समय दो संप्रदाय के सैनिक बहुत ज्यादा थे, तो वहां पे विद्रोह का वो जो तात्कालिक कारण था वो ये था। ठीक है, तो अब जो है क्रांति अपन शुरू करते हैं, टू द पॉइंट नोट्स मेकिंग पैटर्न पे चलेंगे, मैं साथ साथ आपको कंसेप्ट भी समझाता जाऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखो क्रांति की नियोजित तिथि, सबसे पहली चीज ध्यान देना कि क्रांति की जो नियोजित तिथि थी वो 31 मई 1857 थी। अब ये तिथि ऐसी है साथियों कि ये मतलब डेट फिक्स की गई थी कि इस दिन भारत में सभी जगह एक साथ क्रांति करनी है, लेकिन उस समय यूं है कि आक्रोश बहुत ज्यादा था सैनिकों के अंदर, परिस्थितियां ऐसी थी, वहां पे उस समय तो हुआ ही नहीं और क्रांति हो गई पहले, यानी क्रांति प्रारंभ का जो समय था वो था 10 मई 1857। अब देखो 31 मई रखी थी डेट तो, लेकिन 21 दिन पहले ही क्रांति हो गई। कंडीशन वो हुई कि यदि आपको ये कहा गया है कि आपका जो एग्जाम है वो अक्टूबर के अंदर होगा, लेकिन आपको अब यदि कोई ये कह दे कि 1 सितंबर को ही आपका एग्जाम है और 1 सितंबर को एग्जाम करवा दिया आपका, तो फिर आप इतना परफेक्ट अपना वो जो समर्पण, आप जो एफर्ट देना चाहते थे वो थोड़ी दे पाओगे, क्योंकि आप तैयारी तो अक्टूबर को ध्यान में रख के कर रहे हो। तो वही चीज यहाँ पे भी हुई। एक क्रांति के विफल होने का सबसे बड़ा कारण एक ये भी था कि क्रांति समय से पूर्व ही होगी, समय निश्चित क्या किया और हुई कब, तो ये भी एक कारण था। ठीक है ना, तो यहाँ पे ध्यान रखना। और कहां से शुरू हुई है क्रांति? शुरू हुई है मेरठ से। नियोजित तिथि थी 31 मई, हुई है 10 मई। दोनों डेट ध्यान में रखना, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे काफी सारे विद्यार्थी जानते हुए गलती करते हैं, ठीक है, क्योंकि लापरवाही और अधीरता। तो ये दोनों चीजें आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो एक लाइन पे ध्यान देना कि क्रांति पूर्व पहली घटना कौन सी थी। क्रांति की पहली घटना नहीं है, क्रांति पूर्व पहली घटना, सब शब्दों का खेल है। क्रांति पूर्व पहली घटना जो थी साथियों, 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे द्वारा बाघ और ह्यूसन की हत्या कर देना था। ठीक है, अब मंगल पांडे के साथ में है ना, ये मंगल पांडे जी जो है, इनके साथ में एक और व्यक्ति था जिसका नाम था ईश्वरी पांडे। क्या नाम था? ईश्वरी पांडे। अब ये क्योंकि बहुत कम पढ़ने में आता है तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि इनके साथ में, और क्योंकि फांसी भी इनको साथ साथ चढ़ाया गया, 8 अप्रैल को इनको भी फांसी। दो डेट और याद रखनी है, 29 मार्च 1857 और 8 अप्रैल 1857। 29 मार्च को इन्होंने उनकी हत्या की, 8 अप्रैल को इनको फांसी चढ़ा दिया गया। तो ये थी क्रांति पूर्व की पहली घटना। तो पांडे जी को फांसी हो गई। अब देखो ये कुछ फैक्ट है जो सीधे याद करने हैं कि क्रांति के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? पामस्टन था। विद्रोह के समय महारानी कौन थी? विक्टोरिया थी। भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे, जो इसके बाद में वायसराय भी बने, पहले वायसराय भी बने थे। अब लॉर्ड कैनिंग को दयालु गवर्नर जनरल या दयालु वायसराय भी कहा जाता है। कारण क्या है? कारण यह है कि 1857 की क्रांति में कई सारे क्रांतिकारियों को जब गिरफ्तार किया गया तो उनको बाद में जो है इनके कहने पर रिहा कर दिया गया, तो इसलिए इन्हें दयालु गवर्नर जनरल भी कहा जाता है। इनका एक फोटो भी, चित्र भी बना हुआ है अपने एनसीईआरटी की पुस्तक के अंदर, जो 12th की पुस्तक है 1857 की क्रांति दे रखी है उसके अंदर ये है। ठीक है, लेकिन उनकी समस्या एक ये रहती है, जैसे कि एनसीईआरटी में विद्यार्थियों के सामने सबसे बड़ी समस्या ये रहती है कि 25 पन्नों में से 25 लाइन मुश्किल से निकलती है जो याद करनी होती है उन्हें एग्जाम की दृष्टि से। समझाने का बहुत बेहतर तरीका एनसीईआरटी का कोई तोड़ नहीं है, लेकिन समस्या ये रहती है कि एक तो टॉपिक का नाम ऐसा नहीं, मतलब सेम टू सेम नाम नहीं होता है, जो आपके कंपटीशन एग्जाम के सिलेबस में दे रखा है वो नहीं होता। दूसरा यह है कि उसके लिए पर्याप्त समय चाहिए, बहुत सारी, क्योंकि कंपटीशन की दृष्टि से काफी सारी अनावश्यक सामग्री को हमें छांटना होता है उसमें।
बस वही समस्या रहती है, बाकी प्रश्न बहुत बनते हैं उनमें से, है ना। अब देखो, विद्रोह के समय भारत का सम्राट घोषित किया, यानी कि नेतृत्व, ठीक है। इसका मतलब क्या है, नेतृत्व, भाई एक लीडर तो चाहिए, एक जिसका नाम देकर क्रांति को आगे जारी रखा जाए। तो यहां से जब मेरठ से जो सैनिक निकले हैं यहां से, वो पहुंच गए दिल्ली, और दिल्ली पहुंचकर बहादुर शाह जफर जो था, उसका दरवाजा खटखटाया। बहादुर शाह जफर उस समय रोजे के लिए जो सुबह सुबह वो भोजन करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इफ्तार बोलते हैं शायद। तो वो करके उठे ही थे, जितने में क्रांतिकारी पहुंच गए। एक जत्था पहुंच गया, एक जत्था थोड़े समय बाद में पहुंचा। बहादुर शाह जफर की मजबूरी थी यहाँ पे कि उन्हें इनका नेतृत्व करना ही था। क्यों? क्योंकि वैसे मना भी करते थे, लेकिन वहां पे क्रांतिकारी कुछ सुनना नहीं चाहते थे। क्रांतिकारियों ने कोई शाही बादशाह के जो नियम होते हैं उनको कोई सबको दरकिनार करके इस तरीके से अंदर पहुंचे कि उनको वहां पे अब नेतृत्व स्वीकार करना ही है कि भाई हाँ भैया, मैं आप सबका नेतृत्व करता हूं, आप लोग क्रांति करिए, ठीक है। अब चाहे मतलब मन नहीं होने पर भी इन्हें नेतृत्व करना ही करना था। तो यहाँ पे जो है नेतृत्व अपने उस समय सम्राट कौन थे, बहादुर शाह जफर। जफर नाम से शायरियां कविताएं भी लिखते थे, और इनको बाद में निर्वासित करके इनको और जीनत महल को रंगून भेज दिया गया था, और वहीं पे इनकी मृत्यु हुई, वहीं पे दफना दिया गया। तो इन्होंने एक शायरी में मतलब ये लिखा भी था कि कितना बदनसीब है तू जफर, तुझे 2 गज जमी भी नसीब न हुई कुएं यार में। यानी कि स्वदेश के अंदर जहां पे रहे, जहां पे जन्म हुआ, वहां पे 2 गज जमीन भी न मिल सकी मरने के बाद, ये चीजें। तो ये है, ठीक है, चलिए, सम्राट घोषित हो गया। लेकिन फिर जो है क्रांतिकारियों का सेनापति, ये सम्राट है, लेकिन एक नेतृत्व, ये तो क्या है, एक तरीके से यूं समझ लो राष्ट्रपति के जैसे है ना, कि नाम मात्र का जो कहते हैं कि शक्तियां होती है हाथ में, वो है, सर्वोच्च है, लेकिन नाम मात्र की शक्तियां जो थी। सेनापति यानी कि 1857 की क्रांति का सेनापति जो था वो बख्त खां था। एक मतलब एक मंडल था ऐसा 12-15 सदस्य, जिसके अंदर वो निर्णय वो लेते थे, और वो उनमें ये नेतृत्वकर्ता जो था, सेनापति जो था, वो बख्त खां था। तो यहां तक की जानकारी आपको ध्यान में रखनी है, ये पूरी टू द पॉइंट और एग्जाम बेस्ड पैटर्न पर है, ठीक है। अब चलते हैं अगली स्लाइड पर। अब देखो, यहां पे ध्यान देना साथियों, क्रांति की जो योजना थी वो अजीमुल्ला और राणोजी बापू द्वारा लंदन में बनाई गई, ठीक है। लंदन में बनाई गई थी क्रांति की योजना, वहां पे बनाई गई थी। ये सारी चीजें पूछी जाती है, ठीक है। तो क्रांति की योजना ध्यान रखना, अजीमुल्ला और राणोजी बापू द्वारा लंदन में। क्रांति के जो प्रतीक चिन्ह थे साथियों, वो कमल और रोटी थी। अब ये न तो उस समय स्पष्ट था कि कमल और ये जो रोटी जो चिन्ह रखा गया था, रोटी जो जनता में तो फैलाई गई रोटी को, और सैनिकों में भेजा गया कमल को। अब रोटी भी ऐसा था कि संध्या के समय, रात के समय एक व्यक्ति आता गांव में और 5 रोटी देकर जाता, ठीक है, 1 रोटी देकर जाता, और उसे ये कहता कि आपको 5 रोटी बनाकर और अन्य गांवों में पहुंचानी है। बस ये एक संकेत था। अब न तो उस समय स्थिति क्लियर थी कि ये किस लिए है, और न अभी भी क्लियर है, ऐसे ऐसे का ऐसे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि कमल और रोटी जो थी वो प्रतीक चिन्ह थे क्रांति के लिए, ठीक है। अब देखो, तत्कालिक कारण मैंने आपको बता दिया कि ब्राउन ब्राउज की जगह एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया गया। अब सम्राट बहादुर शाह जफर, सेनापति बख्त खां, याद है। अब आपको ये पूछा जाएगा, ये तो वो बात हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे है ना, ये तो विद्रोहियों के अपने यानी क्रांतिकारियों के, विद्रोहियों के सेनापति की बात थी। यहाँ पे बात करें, देखो गवर्नर जनरल तो था कैनिंग, लेकिन यहाँ बात करें सेनाओं का युद्ध है ना, तो कोई सेनापति तो होंगे। तो यहाँ पे ब्रिटिश सेनापति जो है वो ध्यान रखना, 3 बने हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले जॉन एनसन या एनिसन भी लिखा मिलेगा, ठीक है, एनिसन भी लिखा मिलेगा। पैट्रिक ग्रांट और कॉलिन कैंपबेल, ठीक है, ये रहे मुख्य। अब इसकी ये साथियों दे रखी है मैंने ट्रिक, यानी कि एनसन, फिर यहाँ पी से पैट्रिक ग्रांट और यहां से कॉलिन कैंपबेल, ठीक है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, यदि बन गया ना तो आप याद करोगे, जन्म जन्मांतर याद रखोगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अब देखो, ये जो नक्शा है साथियों, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये डैश डैश जो भी यहाँ पे यानी खाली जगह है वो नहीं, उसके अलावा ये है अंग्रेज शासित प्रदेश, ठीक है। यहाँ पे ये देखो अंग्रेज राज्य, ठीक है ना। तो यहाँ पे यदि देखोगे, अब एक बार नजर मार लेना, दिल्ली तो सभी को पता है, ठीक है, और ये राजस्थान राजपूताना है, यहाँ पे मुल्तान पंजाब लाहौर, ठीक है, पटियाला ये अवध में अपने
वाजिद अली शाह, ब्रिटिश कादर और बेगम हजरत महल, वो सब। ये लखनऊ, ठीक है, बिहार, आरा जगदीशपुर वाला वो, पटना, इलाहाबाद, नागपुर, ठीक है, ये सतारा, 1943 वाली समानांतर सेना जो समानांतर सरकार बनी थी वो, और ये सब। अब क्रांति जो हुई है मुख्य रूप से यहाँ उत्तर भारत के अंदर हुई है, ठीक है, मुख्य रूप से वहां पे। और ये रोटी वाला जो दे रखा है वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे मैं साथ साथ आपको कुछ चीजें बताऊंगा। ये सारणी आप लोगों के लिए अति अति महत्वपूर्ण है, यानी कि यहां से ये पूछा जाएगा, एक तो क्या है, विद्रोह कब हुआ, एक वहां पे विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया, एक सामने अंग्रेज अधिकारी कौन था, ठीक है, और विद्रोह की समाप्ति कब हुई। चलिए, ये अपने वैसे गौरव ज्ञान धारा वन लाइनर के अंदर दे रखी है, वहीं से मैंने आपको लिए शामिल किया, ठीक है। यहाँ पे देखो, अब बात करते हैं सबसे पहले दिल्ली की। अब दिल्ली में आपको पता ही है बहादुर शाह जफर था, तो बहादुर शाह जफर और सैन्य नेतृत्व बख्त खां, ठीक है। अब ये जो है विद्रोह, यानी कि देखो 10 मई को मेरठ से शुरू हो गया, वो पहुंच गए दिल्ली सुबह होती, लेकिन 11 मई तक जो है, 11-12 मई ये शांत रहे थे, और यहाँ पे 12 मई से क्रांति मानी जाती है, जब दूसरा जत्था भी पहुंच गया। और तब से, क्योंकि धीरे धीरे पता चला बात का, उस समय कोई ऐसे तो थे नहीं कि व्हाट्सएप कर दिया और पता चल गया, धीरे धीरे पता चला, तो पता चलने पर यहाँ इनकी डेट मानी जाती है 12 मई 1857। इनके सामने जो ब्रिटिश नायक था वो था निकलसन और हडसन, ठीक है। फिर यहाँ पे विद्रोह समाप्ति 21 सितंबर 1857, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये पूछा जाएगा आपको, कानपुर, ठीक है, कानपुर में थे नाना साहब। नाना साहब को दोंदू पंथ या धुंधु पंथ के नाम से भी जानते थे, ठीक है, धुंधु पंथ या दोंदू पंथ के नाम से भी जानते थे। और तात्या टोपे, तात्या टोपे की मदद से ही झांसी, ग्वालियर पर अपने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अधिकार भी किया था। तो ये जो है साथियों 5 जून 1857 इनकी क्रांति की डेट है। इनके सामने थे क से कानपुर और क से कैंप में, ठीक है, इस तरीके से याद रखना है। समाप्त हुआ 6 सितंबर 1857 को। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट सारणी है। बेगम हजरत महल, ठीक है। अब ये जो है साथियों बेगम हजरत महल अवध, यानी कि अवध के अंदर, अब अवध में है ना साथियों वाजिद अली शाह, जिसे अख्तर पिया के नाम से भी जाना जाता है, वाजिद अली शाह, ठीक है। वाजिद अली शाह को कुशासन का आरोप निकालकर लगाकर गद्दी से हटा दिया गया और निष्कासित कर दिया गया। फिर बेगम हजरत महल, और पीछे जो है फिर बाद में यहाँ का शासक घोषित कर दिया गया ब्रिटिश कद्र को या ब्रिटिश कादिर को, ठीक है ना। लेकिन नेतृत्वकर्ता जो विद्रोहियों की नेतृत्वकर्ता थी वो बेगम हजरत महल थी, जिन्हें अपने किस नाम से जानते थे, महक परी के नाम से, इन्हें महक परी भी कहा गया, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना यहाँ पे। इनके सामने भी कौन थे, अपने कैंप में थे। अब देखो ये जो है मार्च 1858, ठीक है, तब समाप्त हुआ। फिर बात करते हैं साथियों रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे। ये क्रांति जो है जून 1857, डेट अपनी जून 1857, झांसी, और झांसी से फिर बाद में इनको यहां से जाना पड़ा ग्वालियर। ग्वालियर पे तात्या टोपे की मदद से इन्होंने अधिकार कर लिया। इनके सामने जो अंग्रेज अधिकारी था वो ह्यूरोज था, जनरल ह्यूरोज। ह्यूरोज ने कहा भी था कि इतने सारे 1857 की क्रांति में बहुत सारे क्रांतिकारी लड़े, लेकिन उनमें एकमात्र मर्द झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी, ये उन्होंने कहा भी था। अब झांसी को मतलब दत्तक पुत्र लेने नहीं दिया और इस तरीके से हड़प लिया था, ठीक है ना। तो ये है। अच्छा, एक अवध में मैंने आपको बताना भूल गया कि अवध को जो है गिलास फल बताया चेरी डलहौजी ने कि ये जो है आकर सीधा गिरेगा अपने मुंह में, ठीक है ना। तो अवध के लिए क्या कहा, गिलास फल, और ये कहा किसने, डलहौजी ने, डलहौजी ने। और कहा कब, ये ध्यान रखना 1851, ठीक है, 51 में कहा, और 56 में अधिकार कर लिया, कुशासन का आरोप लगा के 56 में अधिकार कर लिया। ये प्रश्न अभी रीट के अंदर बना भी था, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना। अवध को जो है अंग्रेजों की पौधशाला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अंग्रेजों की पौधशाला, क्योंकि सबसे ज्यादा सैनिक जो थे भारतीय सैनिक वो अवध के ही थे, ठीक है ना। तो ये भी ध्यान रखें। अब देखो, अब बात करते हैं अपन कुंवर सिंह की। अब कुंवर सिंह जो थे आरा बिहार, ठीक है, आरा जगदीशपुर, जगदीशपुर बिहार, इन्हें बूढ़ा शेर कहा गया, बूढ़ा शेर। और इन्हें कहा गया 1857 की क्रांति का भीष्म पितामह,
भीष्म पितामह ये भी कहा गया, ठीक है। तो ये ऐसे मतलब 80 साल का मतलब जवान था ये व्यक्ति। तो और मतलब इनके अंदर जज्बा कितना था सुनना, कि ये व्यक्ति ऐसा है कि जब अंग्रेजों से इनकी मुठभेड़ हुई, इनके एक हाथ में गोली लग गई तो अपना हाथ ही काटकर गंगा को समर्पित कर दिया, लेकिन लड़ते रहे और झंडा लेकर शहीद हुए। एक सेकंड आप चालू रखें। फोन आ रहे हैं कंटिन्यू। चलिए थोड़ी सी क्लास आपकी डिस्टर्ब हुई है, चलिए कोई बात नहीं। फिर अपन बात करते हैं, चलिए कुंवर सिंह की बात चल रही थी, जगदीशपुर आरा बिहार, ठीक है ना, आरा के अंदर। इनके सामने थे विलियम टेलर और विंसेंट नायर, 1858 में समाप्त हुई। चलिए अब बात करते हैं, ये थे लियाकत अली। लियाकत अली कहां थे? इलाहाबाद में। तो ऐसे याद रखना, इलियाकत अली, ठीक है, ये याद रह जाएगा, इलियाकत अली यानी इलाहाबाद और लियाकत अली याद रखने के लिए। और कर्नल नील थे इनके सामने, 1858 में समाप्त। खान बहादुर खान, ठीक है, ये थे अपने 1857 क्रांति तो हुई बरेली के अंदर, और सामने थे हडसन। तो ये यहां पे याद रखना, बरेली, ये नेतृत्व करता पूछे जाते हैं। बरेली के अंदर खान बहादुर खान के बी के, ठीक है, 1858 में समाप्त हुई। ये मौलवी अहमदुल्ला, जिस पर अंग्रेजों ने 50,000 की राशि इनाम भी रखा था, ठीक है ना, 50,000 का इनाम भी घोषित किया था। अब मौलवी अहमदुल्ला जो थे साथियों, ये मतलब मौलवी साहब थे एक, और ये जो है जो मुस्लिम संप्रदाय के लोग थे उनमें जन जागृति जागरूकता पैदा करते थे, उपदेश देते थे, ठीक है। कई लोग इन्हें मोहम्मद पैगंबर साहब का अवतार भी मानते थे, क्योंकि उनसे संबंधित उपदेश देते थे, जागृति लाते थे, अंग्रेजों के विरुद्ध जो है प्रचार करते थे। तो इन्हें है ना साथियों एक उपाधि दी गई थी जनता द्वारा, याद रखना इनकी, अहमदुल्ला की, यहां पे मैं लिख देता हूं, इनको डंका शाह के नाम से जाना गया, ठीक है। अब ये डंका शाह के नाम से क्यों जाना गया? मौलवी अहमदुल्ला शाह कहते थे, ठीक है ना, डंका शाह के नाम से जाना गया क्योंकि ये जब जहां से निकलते थे तो इनके आगे तो एक जना डंका यानी ढोल लेकर चलता था, और पीछे जनता इनके मतलब अनुयायी चलते थे। तो वहां पे यानी जहां भी जाते वहां डंका शाह के नाम से जाने गए। ये पूछ सकते हैं प्रश्न, ध्यान रखना, ठीक है, एनसीईआरटी पर आधारित प्रश्न है, बार बार बता रहा हूं बीच में। तो ये जो है साथियों फैजाबाद। फिर ये क्या कि ये प्रचार करते थे अंग्रेजों के विरुद्ध। तो अंग्रेज देखो, अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज उठाना यानी कि जेल भेजना, अंग्रेजों ने इनको भी जेल भेज दिया। फिर ये जब वहां से रिहा होके आए तो फैजाबाद के विद्रोहियों ने इन्हें अपना नेता घोषित कर दिया, और फिर इन्होंने वहां का नेतृत्व किया, ठीक है। तो फैजाबाद के अंदर आप याद रखना, याद कैसे रखोगे, याद रखने का तरीका यह है, FM, ठीक है, फैजाबाद और मौलवी अहमदुल्ला। सामने थे कर्नल नील, 1858 में समाप्त। अजीमुल्ला, अजीमुल्ला थे साथियों फतेहपुर के अंदर, और ये इनके सामने थे जनरल रेनाल्ड, और 1858। तो इस धारणे के अंदर आपको बहुत सारी चीजें मैंने बता दी है जो आपको याद रखनी है, ठीक है ना। चलिए, तो ये जो है आपके क्रांतिकारी आ गए, सामने अंग्रेज अधिकारी कौन थे वो आ गए, और कब क्रांति हुई और कब समाप्त हुई वो चीजें आ गई, और बहुत सारी चीजें जो साथ में आपको जाननी थी वो भी मैंने बता दी है इसके साथ साथ, ठीक है। इनके अलावा यदि आप ध्यान में रखो एक चीज, तो चलिए मैं आपको बता देता हूं। एक तो ध्यान रखना कि एक शाहमल थे, ठीक है, शाहमल, शाहमल जो थे यूपी के बड़ौद के क्रांतिकारी थे, यानी कि नेता थे, विद्रोहियों के नेता थे, जिन्होंने क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया। अंग्रेजों की पुल वगैरह बहुत सारे उनको नष्ट कर दिया, यानी कि अंग्रेज वहां पहुंच नहीं सके, और एक अंग्रेजों का यह प्रतीक भी माना जाता था, उनको नष्ट किया। एक समय माहौल ऐसा क्रिएट कर दिया इन्होंने कि ऐसा लगने लगा कि अंग्रेज तो चले गए और अपन ही है, लेकिन बाद में जो है एक मुठभेड़ में ये मारे भी गए। तो आपको ये पूछ सकते हैं कि ये कहां से थे, तो ध्यान रखना कि शाहमल थे आपके यूपी बड़ौद के, ठीक है। और एक थे गोनू, ठीक है, गोनू थे साथियों सिंहभूम के, सिंहभूम, ठीक है, और सिंहभूम के थे, इन्होंने कोल आदिवासियों का नेतृत्व किया, कोल तो ये स्थान पूछ सकते हैं, इसलिए इनको ध्यान में रखना। अब देखो अपन आ जाते हैं, अपने ये स्लाइड रह गई, ठीक है ना, ये वाली। अब विद्रोह की प्रकृति ये पूछी जाती है कई बार, ठीक है, विद्रोह की प्रकृति, और यहाँ पे है महत्वपूर्ण पुस्तकें जो आपको पूछ सकते हैं। अब देखो विद्रोह की प्रकृति इंपॉर्टेंट है। सर जॉन लॉरेंस वस्तिले क्या कहते हैं कि ये पूर्णतः सैनिक विद्रोह था, ठीक है, कि ये जहां भी हुआ ज्यादातर जो
जोश था वो सैनिकों का था और ये सैनिक विद्रोह ही था। जॉन सीले और जॉन लॉरेंस और जॉन सीले। LER रीज, ये याद रखना, ये ध्यान देने लायक शब्द है। रीज के अनुसार ईसाई धर्म के विरुद्ध धर्म युद्ध था। क्या था ये? ईसाई धर्म के विरुद्ध धर्मांधों का धर्म युद्ध था, ऐसा कहा इन्होंने। तो रीज के अनुसार ये क्या था? ईसाई के विरुद्ध धर्म युद्ध था। होम्स कहते हैं कि ये सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष था। होम्स ने क्या कहा है? ये होम्स वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। होम्स कहते हैं कि ये सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष था। तो खुद को तो बताया सभ्य और अपन को बताया है बर्बर। कहने का मतलब ये है, खुद को बेस्ट बताया इन्होंने, यही करेंगे और क्या कर सकते हैं। जेम्स आउटरम कहते हैं कि ये कुछ भी नहीं था, ये हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था। कि एक तो हिंदू सैनिक थे, एक मुस्लिम सैनिक थे, इनका एक षड्यंत्र था। ठीक है। डिजरेली राष्ट्रीय विद्रोह बताते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक तो ये, एक होम्स का, ठीक है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। मजूमदार कहते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम नहीं, ध्यान रखना, क्या कहते हैं कि न तो प्रथम, ठीक है, न स्वतंत्रता संग्राम, न कुछ भी नहीं था ये। ठीक है, ये ऐसे ही किया गया था, यानी कि ये कुछ भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम नहीं था, प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम नहीं था। SN सेन कहते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम था। अब देखो यहाँ पे ये मजूमदार जी जो है ना, इन्हें यहाँ का पहला 1857 की क्रांति का सरकारी इतिहासकार घोषित किया गया था। ठीक है ना, पहले किया गया था। क्या? इन्हें सरकारी इतिहासकार किया था पे ध्यान देना, किया था, लेकिन बाद में इनकी अनबन हो गई अंग्रेजों से, तो इनको बाद में मना कर दिया। और फिर बाद में जो है सुरेंद्र नाथ सेन, इनको बाद में इन्हें सरकारी इतिहासकार घोषित किया। तो बाद में SN सेन, सुरेंद्र नाथ सेन को बाद में भारतीय ये घोषित किया गया था। दोनों के देखो विचार भी बदल गए यहाँ पे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें। ठीक है, सुरेंद्र नाथ सेन और अपने मजूमदार। अब देखो मुख्य पुस्तकें जो है 1857 जो है साथियों, SN सेन की ही पुस्तक है, अभी अपन ने पढ़ा। द ग्रेट रिबेलियन अशोक मेहता की पुस्तक है। द स्कॉपी म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 RC मजूमदार की है। द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस मार्क्स एंड एंजल्स की है। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 VD सावरकर की है। ठीक है ना, ये सारी पुस्तकें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखो इंपॉर्टेंट ये है, लेकिन अपने रिलीफ ऑफ लखनऊ वो पुस्तक नहीं थी, वो चित्र था सिर्फ। ठीक है, अब सामान्य तौर पर यदि ईमानदारी से बताऊं साथियों, NCERT जिसने भी पढ़ी ना, उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया था कि कभी चित्र का जो है चित्रकार भी पूछ सकते हैं। वहां बाकी कहीं नहीं लिख रखा, वो चित्र दे रखा है, उसके नीचे लिख रखा है और ये। ठीक है, न तो शिक्षक ने ध्यान दिया कहीं भी, न स्टूडेंट ने ध्यान दिया कि इतना ऐसा प्रश्न भी बन सकता है क्या। और मैं हमेशा कहता हूं कि कोई भी प्रश्न है ना, एग्जाम में आने के बाद में इंपॉर्टेंट हो जाता है, पहले उसकी इंपॉर्टेंस पता नहीं चलती है। ये पूछा गया था, द रिलीफ ऑफ लखनऊ चित्र किसने बनाया है? जॉन्स बारकर ने बनाया था। और ये चीज वहां पे हूबहू, यानी कि चित्रकार पूछ लिया गया। अब बताओ, पेपर का लेवल बहुत तगड़ा, बहुत शानदार प्रश्न, मुझे प्रश्न बहुत पसंद आया, लेकिन बनाने वाले की सोच को सलाम है, कहां से प्रश्न देते हैं। देखो कहीं से कुछ भी बन सकता है। अब इसका मतलब है हमें अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा, सीधी सी बात है। आप खुद अपने आप पर लेकर सोचिए, जिसने NCERT पढ़ी उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया कि हाँ ये चित्र भी पूछ सकते हैं। ईमानदारी से बता रहा हूं, मात्र 2% ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्होंने उस पर ध्यान दिया हो, वो भी इस तरीके से नहीं दिया होगा कि ये प्रश्न बन सकता है, ऐसे नहीं। ठीक है, पढ़ते समय ध्यान दिया, लेकिन काफी सारे 98% व्यक्तियों ने ध्यान नहीं दिया था, उनमें मैं भी शामिल हूं। आई एक्सेप्ट दिस। ठीक है, मैं ये मानता हूं कि मैंने भी इस चीज पे ध्यान नहीं दिया और जाता भी नहीं है ऐसे पे ध्यान, लेकिन ये पूछा गया। तो एग्जामिनर की सोच हमेशा आगे की होती है, तो हमें भी उस तरीके से सोचकर आगे चलना है। तो ये था साथियों आपका 1857 का संग्राम, जो अपन ने शुरू से लेकर एंड तक पढ़ा। और इसमें NCERT के फैक्ट बहुत सारे शामिल किए गए, जो वन लाइनर आपके पास में आने वाली है, क्योंकि मैं आप लोगों को पता है थोड़ा सा जो है मानसिक बुद्धि से थोड़ा सा कमजोर हूं आप लोगों के मुकाबले, तो काफी सारी चीजें यहाँ बताने वाली भूल जाता हूं।
तो ऐसे में क्या है, जो रह भी गई है वो आपके वन लाइनर के अंदर सारी की सारी शामिल होकर मिलेगी और वो आपकी उम्मीदों पर बहुत ही खरी उतरने वाली है। जो विद्यार्थी नियमित अध्ययन कर रहे हैं उन लोगों के लिए टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज भी स्कूल व्याख्याता की कोई भारी भरकम शुल्क नहीं, मात्र लागत मूल्य में, क्योंकि नाम स्कूल व्याख्याता यानी कि बड़ा एग्जाम है, बड़े एग्जाम के हिसाब से रेट भी बड़ी होती है। तो ऐसे में क्या है, विद्यार्थी वंचित रह जाते हैं अभ्यास से। अपन ने एक प्रयास किया है कि हर विद्यार्थी जो है अभ्यास कर सके, उसके लिए ये आर्थिक भार न बने, तो इसलिए मात्र लागत मूल्य के अंदर सभी टेस्ट सीरीज दी गई है, वहां पे टॉपिक वाइज। तो जिनको जरूरत महसूस होती है कि हाँ हमें अभ्यास करना है, एक बेहतरीन अभ्यास, तो वो वहां से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये अपनी क्लासेज है साथियों, अब ये कंटिन्यू रहेगी और अपनी जो है सैटरडे संडे को वस्तुनिष्ठ क्लासेज है जो शेड्यूल में आपको बता दिया था, और आगे भी आप लोगों के लिए ऐसे ही एफर्ट प्रयास करते रहेंगे। आप लोग सहयोग बना के रखें। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।